नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप सभी का एक बार पुनः दक्षिणा ई क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत। हम बातें करने वाले नीट 2020 के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन की और ये पेपर हुआ है 14 अगस्त 2020 को भाई साहब। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 बहुत ही लल्लू पल्लू सा सवाल है यहाँ पे। आइए देखते हैं क्या है सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 में यहाँ पे एक सरफेस है, इस पे एक ट्रॉली रखा हुआ है और ये ट्रॉली है 10 kg का और ये कनेक्ट किया गया है एक पुली के थ्रू यहाँ पे 2 kg के ब्लॉक। ये वाला ब्लॉक कितने kg का है? 2 kg का ब्लॉक है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ट्रॉली सिस्टम एज शोन इन द फिगर। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रॉली एंड सरफेसेस। मतलब यहाँ का आपको म्यू कितना दिया हुआ है काइनेटिक फ्रिक्शन का 0.05 है ना। ठीक है भाई साहब, मास स्ट्रिंगलेस है, बहुत बढ़िया। तो इस पे कितना लग रहा होगा? 20 लग रहा होगा और यहाँ पे नॉर्मल 100 हो जाएगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 इंटू 0.05 यानी कि 5 न्यूटन। तो यहाँ पीछे की तरफ 5 न्यूटन लग रहा होगा तो नेट खींचने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? 20 माइनस 5 यानी कि 15 है। तो एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा? 20 माइनस 5 डिवाइडेड बाई टोटल मास है, दैट इज 10 प्लस 2 दैट इज 12। ये आपका 12 हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा 15 डिवाइडेड बाई 12 है। तो ये आपका अगर 3 से देखिएगा तो ये 5 हो गया है और ये आपका 3 हो गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा 5/3 और इसको काटिएगा तो क्या आ जाएगा? एक बार आया। फिर आपके पास बचेगा 2 और 20 यानी कि 1.66 आपको आंसर आता हुआ दिखाई देगा। 1.66 आपको आंसर आता हुआ दिखाई देगा। 20 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 12 है एंड 5 डिवाइडेड बाई 4। ओके, दिस इज 4 सो विच इज इक्वल टू दिस इज 4 ना। अरे भाई 15/12 ना, तो 3 से काट दिए तो 5 दिया 15 और 4 दिया 12। तो ये आपका 1 हो गया और फिर आ जाएगा 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये आपको ऑप्शन 1 में दिखाई देगा। तो 1 आपका करेक्ट आंसर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। देखिए क्या है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 देखिए जरा। सवाल नंबर 2 है यहाँ पे द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी फॉर द मैच शोन इन द फिगर है। यहाँ पे आपको एक मैच दिया गया है और आपको क्या करना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है। ठीक है, ये है आपके पास 4 ओम, ये है 4 ओम, ये है 8 ओम और ये है 6 ओम और ये वाला है आपके लिए 8 ओम। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी है और आपको ए एंड बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाना है। तो 4 और 8 आपकी सीरीज में हो गए तो ये पूरा आइटम क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और 12 और 6 कैसे हो गए? पैरेलल में हो गए। तो 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाई सम 18 हो गया। तो ये आपका 3 आ गया और ये आपका 4 आ गया। अब ये 4 और ये 8 क्या हो गए? सीरीज में हो गए। 4 और 4 8 प्लस 8 इज 16। तो आर बिटवीन ए एंड बी की वैल्यू आपके लिए कितनी हो जाएगी? 16 ओम हो जाएगी। इसको अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये आपको ऑप्शन 2 में दिखाई देगा। तो सेकंड वाले का आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। इसको उड़ा देते हैं। सवाल नंबर 3 पे देखिए क्या है सवाल नंबर 3 एक सेंटर ऑफ मास का आसान सा सवाल है। यहाँ पे मास m रखा हुआ है, यहाँ पे मास m रखा हुआ है, यहाँ पे मास m रखा हुआ है। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके 2,0, इसकी कोऑर्डिनेट है 0,2 और इसके कोऑर्डिनेट है 0,0 और आपको सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट बताने हैं जो कि यहाँ पे होगा। तो अगर आप XUM चाहिए तो आप क्या करेंगे? M1 x1 यानी 0 प्लस m इंटू 0 इसका हो गया प्लस m इंटू 2 इसका हो गया। टोटल मास कितना है आपके पास? टोटल मास हो गया आपके पास 3m है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यू आपके लिए कितनी आ रही है? 2/3 आ रही है ना। यहाँ पे 2m डिवाइडेड बाई 3m। सिमिलरली YCM क्या हो जाएगा आपके लिए?
YCM हो जाएगा। जैसे इसका देखें तो m इंटू 0 हो जाएगा, इसका देखेंगे तो क्या हो जाएगा m इंटू 2 आ जाएगा, प्लस इसका क्या करिएगा m इंटू 0 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे टोटल मास दैट इज 3m है। तो यहाँ ये भी आपका 2/3 आ गया है। तो यहाँ पे 2/3 के सेंटर ऑफ मास होगा, तो पोजीशन वेक्टर आपका जो r है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके लिए 2/3 i कैप प्लस j कैप। तो ये आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 2/3 i कैप प्लस j कैप आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई देगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर 3 वाले का हो गया है। अब आप ध्यान से देखिए, आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। क्या है सवाल नंबर 4? टाइम इंटरवल मेजर्ड बाय ए क्लॉक आर गिवन इन फॉलोइंग रीडिंग। किसी क्लॉक से क्या कर रहे हैं, ये रीडिंग ली जा रही है। रीडिंग है आपके पास 1.25, 1.24, 1.27, 1.21 एंड 1.28। आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द परसेंटेज रिलेटिव एरर इन द ऑब्जर्वेशन। अच्छा भाई साहब, तो सबसे पहले तो अपने को क्या निकालना है, परसेंटेज एरर निकालने के लिए इसका मीन निकालना पड़ेगा। तो आइए इसका मीन निकाल लेते हैं। मीन क्या आ रहा है, मीन आएगा 1.25 प्लस 1.24 प्लस 1.27 प्लस 1.21 प्लस 1.28 डिवाइडेड बाई कितना है 1 2 3 4 5। जब आप इसको देख रहे हैं तो ये वाली वैल्यू आपके लिए 1.25 सेकेंड आ रही है। ये वाली वैल्यू आपके लिए क्या आ रही है, ये आपकी 1.25 सेकेंड आ रही है। अब 1.25 माइनस 1.25, इस वाले केस में 0 एरर आ रही है, इस वाले में 0.01 की एरर आ रही है, इसमें 0.02 की एरर आ रही है, इसमें आपका 0.04 की एरर आ रही है, इसमें 0.03 की एरर आ रही है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर भी तो निकालनी पड़ेगी ना। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी, मीन ऑफ एरर निकाल लेते हैं। मीन ऑफ एरर है, मीन ऑफ एरर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से इस वाले केस से 0 आ जाएगा। मतलब आपको ये वाली वैल्यू से इनको इंडिविजुअली सब्ट्रैक्ट करना है और उसके मोड को सम करके डिवाइड बाई 5 कर देना है। तो इसको आप करिएगा तो ये वैल्यू 0 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.04 प्लस 0.03 डिवाइडेड बाई आपके लिए 5 आ जाएगी। और जो अगर आप इसको करेंगे तो ये वैल्यू आपके लिए आ रही है 0.1 डिवाइडेड बाई 5। अब आप ध्यान से देखें तो आपकी रीडिंग ये है, ये आपका टी आ गया और ये आपका डेल्टा टी आ गया। तो आपको परसेंटेज एरर निकालनी है। परसेंटेज एरर निकालनी तो क्या करिएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 5 का इसका परसेंटेज है, मतलब तो डिवाइड बाई 1.25 कर दीजिए, इनटू आप क्या कर देंगे 100 कर देंगे। 0.1 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 1.25 इंटू 100 कर रहे हैं। तो ये वाली वैल्यू सॉल्व करने में कितनी आ रही है 1.6% आ रही है। तो आपका सवाल पूछ रहा था कि कितना परसेंटेज एरर है, तो 1.6 जो है आपको ऑप्शन 4 में दिखाई देती, आप टिक करके आगे बढ़ सकते थे। तो ये था सवाल नंबर आपका 4। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, जरा ध्यान से देखिए। 5 में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द डेप्थ एट व्हिच द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1/n टाइम्स द वैल्यू एट द सरफेस। ओके, हम जानते हैं भाई साहब कि g डैश इज इक्वल टू g इनटू 1 माइनस d बाई रेडियस ऑफ अर्थ होता है। ये अपन जानते हैं। तो आपका क्या हो रहा है कि 1/n टाइम्स हो जा रही है, तो ये g/n हो जा रही है। ये आपको सवाल में बोला गया है और आपको ये डेप्थ d निकालनी है, d डिवाइडेड बाई r है ना, यही ना पूछा गया है। ओके, तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वैल्यू आपकी 1/n इज इक्वल टू 1/d/r हो जाएगा। तो d/r की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 1/n यानी कि n-1 डिवाइडेड बाई n है। तो d की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी n-1 डिवाइडेड बाई n इंटू r। n-1 डिवाइडेड बाई n इंटू r है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको r इंटू n-1 डिवाइडेड बाई n ऑप्शन 2 में दिखाई देगी। इसको टिक करके आप आगे बढ़ सकते थे। तो ये था आपके लिए सवाल नंबर 5। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। देखिए जरा ध्यान से, क्या है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में क्या है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है। ओके, क्रॉस सेक्शन ए है, सेपरेशन डी है, एयर थी उसके बीच में। नाउ एन इंसुलेटिंग स्लैब ऑफ, मतलब बीच में एक स्लैब डाल दिया है, इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स एज शोन। के की वैल्यू थी रेशियो ऑफ न्यू कैपेसिटेंस टू द ओरिजिनल कैपेसिटेंस। एक्चुअली पहले क्या था, यह पहले अगर आप ध्यान से देखिए तो ये वाली दूरी d है और ये वाला एरिया a है। तो कैपेसिटेंस आपके लिए आ जाएगा c इज इक्वल टू k की वैल्यू 1 है, एयर है k एप्सिलॉन नॉट c इज इक्वल टू k एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय d। इतना था आपके पास c।
अब क्या हो रहा है, अब आपने यहाँ पे इसको डाल दिया ये वाला स्लैब, और इस वाले का क्या हो जाएगा आपके लिए, के आपको दिया गया है, के की वैल्यू 4 दी गई है, और डी आपको ये वाली d/2 दिया गया है। अब यहाँ पे दो कैपेसिटर सीरीज में हो जाएंगे, एक कैपेसिटर आपके पास यहाँ पे C1 हो गया और दूसरा C2 हो गया। C1 की वैल्यू क्या होगी, मैंने कहा अगर ये C1 एंड C2 सीरीज में है तो C1 की वैल्यू आपके लिए, C1 की वैल्यू आपके लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 into एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई d/2। अगर मैं इसको C बोल दूं, अगर ये C है तो d/2 है, 2 ऊपर चला जाएगा, ध्यान से आप देखिएगा तो ये 2C हो जाएगा, यानी ये वाला C1 इज इक्वल टू 2C हो गया। और अगर C2 की बात करेंगे तो वो आ जाएगा k एप्सिलॉन नॉट A/d, k की वैल्यू आपके लिए 4 है, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई d, तो यहां से d/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें ये आइटम तो C है, 4 into 2 8 हो गया है, तो ये आइटम क्या हो गया, 8C हो गया, तो ये आपके लिए 8C आ गया। अब आप देखेंगे 2C और 8C सीरीज में है, तो आंसर आएगा आपके लिए 2C into 8C डिवाइडेड बाई इनका सम हो गया है 10C, तो C की बत्तियां गुल की, ये आपका 5 आ गया है, तो ये 8C/5 आ गया। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या निकालना है, आपको रेशियो निकालना है बाद वाले और ओरिजिनल वाले का। तो बाद वाला है आपका 8C/5, पहले वाला C है, रेशियो देखिएगा तो 8:5 आपको आता हुआ दिखाई देगा, जो कि आपको कहां मिलेगा, ऑप्शन 2 में दिखाई देगा। ऑप्शन 2 टिक करके आप आगे बढ़ सकते थे। तो ये था आपका सवाल नंबर 6। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। जरा ध्यान से देखिए क्या है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है, ए वायर ऑफ लेंथ L बेंट मीटर लेंथ कैरिंग करंट I एम्पियर, इट बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, इट्स मैग्नेटिक मोमेंट इज। ओके, एक वायर है जिसकी लेंथ L है और उसको क्या बना दिया हमने, सर्कल बना दिया है ना। तो अब आप इसकी टोटल लेंथ, मतलब मान लो रेडियस R है तो 2πr की वैल्यू आपको क्या दी गई है, L दी गई, और इसमें करंट क्या बह रहा, I बह रहा है। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, I into A हो जाएगा, I into A का मतलब πr² हो जाएगा, I into π into r की वैल्यू क्या होगी, L/2π हो जाएगी। यहाँ से ना इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये आपका I πL² 4πr² आ जाएगा। तो ये आपका हो गया है L²/4π, L² डिवाइडेड बाई 4π। अगर आप 7वें सवाल में देखिएगा तो आपको L²/4π ये कार्यक्रम आपको कहां दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा होगा, है ना। और इंटू I भी है, यानी IL²/4π ये आपको ऑप्शन 4 में दिखाई दे रहा है। तो आप ऑप्शन 4 टिक करके आगे बढ़ सकते थे। ये तो आपका सवाल नंबर 7 हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ, देखते हैं क्या है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है, बैरोमीटर इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग लिक्विड ऑफ डेंसिटी 76 kg पर मीटर क्यूब। अच्छा, कोई बैरोमीटर बना रहे हैं, उसमें लिक्विड है, उसकी डेंसिटी आपको कितनी दी है, 760 kg पर मीटर क्यूब। बहुत बढ़िया भाई साहब। What would be the height of the liquid column when a mercury barometer reads 70 सेंटीमीटर। मतलब अगर मर्करी बैरोमीटर 76 कर रहा है, इसका मतलब 1 ATM की बातें हो रही है ना। और डेंसिटी मर्करी की कितनी होती है, ये है, इसकी हाइट की कितनी होगी, मैंने कहा रोजीएस बराबर कर दीजिए दोनों का। तो इसका रो है 760, जी की वैल्यू होगी अपना जी रख देते हैं, इसका हाइट हमें पता करना है। और मर्करी वाले का क्या होता है 13600, जी की वैल्यू जी, और एच की वैल्यू 76 दी गई है सेंटीमीटर में, तो हमारे वाली भी एच क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर में आ जाएगी। तो इसको हमने काट दिया, एक जीरो से एक जीरो कट गया है, तो एच की वैल्यू आ गई 1360 डिवाइडेड बाई 76, इतना सेंटीमीटर, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 1360 अपॉन 76 की ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू आपके लिए क्या आ जाएगी, इसको अगर आप ध्यान से देखें, इसको जब सॉल्व करेंगे ना आप, तो आप देखेंगे 13 इंटू 76 डिवाइडेड बाई ये जी हो गया। इसको जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ रही है आपके लिए 13 पॉइंट, मतलब सेंटीमीटर में देखा जाएगा तो शायद 13 इतना सेंटीमीटर। अगर आपको मीटर में चाहिए तो आप क्या करिएगा, 100 से डिवाइड कर देंगे, है ना।
ये 76 है और ये 1370 है। अगर आपको मीटर में चाहिए होगा तो 1360 अपॉन 7600 से आप डिवाइड कर देंगे, है कि नहीं यार। तो ये वैल्यू जो है वो आपको इंटू एक 76 भी तो है यहाँ पे, है ना। ये वाला जरा ध्यान से एक चीज हम मिस कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये वाला क्या है, इंटू 76 है। तो यहाँ से भी इंटू 76 कर देंगे, 76 कर देंगे तो ये आपका क्या हो गया, कट गया है, और ये कितना आ गया है, 100 आ गया है। ये 100 आ गया, ये 0 कट गया, तो आपके लिए 13.6 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 13.6 मीटर, जो कि आपको ऑप्शन 2 में दिखाई दे रहा। हम ये वाला 76 भूल रहे थे ना। चलिए भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 8 के बाद आगे बढ़ते हैं अपन सवाल नंबर 9 की तरफ। सवाल नंबर 9 बहुत ही सस्ता है, आपको बताते हुए लास्ट शर्म आ रही। एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कन्वर्टेड इनटू एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक ऐसा वाला जो प्योर होता है, अब उसको एन टाइप का बनाना है। एन टाइप में कौन ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी उसमें मिलानी पड़ेगी। तो आपसे पूछा है कि कौन सा फॉस्फोरस होता है पेंटावेलेंट, है ना। पेंटावेलेंट ढूंढना था, तो आपको ऑप्शन 1 में आ जाएगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को अगर आप पेंटावेलेंट से मतलब उसमें मिक्स करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाएंगे और वो बन जाएगा आपका एन टाइप का सेमीकंडक्टर। तो फॉस्फोरस ऑप्शन 1 में दिया हुआ वो आपका आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। देखिए क्या है सवाल नंबर 10। द पावर ऑफ बाइकॉन्वेक्स लेंस इज 10 डायोप्टर। एक बाइकॉन्वेक्स लेंस है, क्या है, एक बाइकॉन्वेक्स लेंस है। इसकी पावर की कितनी दी हुई, यानी 1/f की वैल्यू आपको 10 डायोप्टर दी हुई है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इस साइड, यानी कि ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये वाला भी क्या है, 10 सेंटीमीटर है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, इसका म्यू आपको निकालना है। पावर देने का मतलब 1/f की वैल्यू दी हुई है ना। 1/f की वैल्यू आपको 10 दी हुई है। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 1/f की ये वैल्यू म्यू माइनस 1 अपॉन 1/r1 माइनस 1/r2 होती है। और इस वाले केस में r1 r2 की ये वैल्यू सेम होगी, ये आपको 2/r आता हुआ दिखाई देता है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे आपके पास f की 1/f की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है। तो म्यू माइनस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई r की वैल्यू क्या दी है, 10 सेंटीमीटर दी है। तो इसको 10 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे ताकि क्या हो जाएगा, मीटर में। तो ये आपका 10 हो गया, इस 10 ने इस 10 को उड़ा दिया। तो यहां से आपके पास 1/2 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 आ जाएगा। तो म्यू की वैल्यू आपके लिए क्या हो जाएगी, 1 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 3/2। तो आपका आंसर हो जाएगा 3/2 और ये आपको ऑप्शन 4 में दिखाई दे रहा है। तो आप 4 टिक करके बड़ी आसानी से आगे बढ़ सकते थे। ये था सवाल नंबर 10। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। देखिए जरा ध्यान से देखिए क्या है सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 को आप देखेंगे ना, मतलब आपको क्या दिया हुआ है कि एक पीवी डायग्राम दिया आइडियल गैस का, और ओहो मतलब इस तरह का कर्व दिया। ये देख, ये P है, ये V है। इसमें क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो कैसा प्रोसेस हुआ, आइसोबैरिक हो गया, जो कि आपको ऑप्शन 3 में दिखाई देता। बहुत ही लल्लू पल्लू सवाल है। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। 12 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट वो होता है जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं उनसे अपन बाकी वाले ब्लॉक गेट बनाए जा सकते हैं। नॉर और नॉट जो होते हैं वो दोनों गेट ऐसे होते हैं जिनसे आप बाकी सारे गेट बना सकते हैं। तो आप ऑप्शन देखेंगे तो और नहीं है, और एंड और नॉट ये तीनों बेसिक है। ऑप्शन 3 में देखेंगे तो नॉट गेट आपको दिखाई देगा। नॉट गेट इज नोन एज यूनिवर्सल गेट। तो ये बहुत ही सस्ता सवाल था। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विद रेडियल डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज मेटालिक स्फीयर मेटालिक थिन सेल ऑफ रेडियस r इज गिवन बाय। ओके, पोटेंशियल आपको बताना है किसका, एक मेटालिक सेल है, उसका रेडियस क्या है, r है। अच्छा, अंदर की तरफ कांस्टेंट होता है और बाद में ऐसे गिरता है। तो कब देख लीजिए 13 वाले सवाल में अगर आप आइएगा, भैया इसके अंदर पोटेंशियल क्या होता है, यहां से लेके यहां तक। फॉर r लेस देन इक्वल टू r है, पोटेंशियल आपके लिए आ जाएगा kq बाई r कांस्टेंट, और r ग्रेटर देन r के लिए पोटेंशियल आपके लिए हो जाएगा kq बाई r। kq बाई r यानी वो कम होता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसा आपको ऑप्शन 2 में दिखाई देगा। ऑप्शन 2 में आप देखिएगा तो पहले कांस्टेंट रह रहा है, फिर ऐसे कम हो रहा है।
तो ये आपको ऑप्शन 2 में दिखाई देगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 13 वाले का 2 हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ। देखिए क्या है सवाल नंबर 14। एन आइडियल गैस इक्वेशन कैन बी रिटन इज इक्वल टू P इज इक्वल टू, इसने क्या लिखा है, P इज इक्वल टू रो आर टी बाई एम, है ना। तो अपन जानते हैं कि भाई साहब ये क्या है, रो डेंसिटी, D इज इक्वल टू पी एम बाई आर टी लिखते भी हैं। बहुत शानदार। अब आप ध्यान से देखें तो बोल रहा है कि रो क्या है और m क्या है ना। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो एक भाई साहब m यहाँ पे मोलर मास होता है और रो डेंसिटी होती है। तो मास मतलब जो है, अगर आप ध्यान से देखें तो आपसे बोला है एक मास डेंसिटी है और एक मोलर मास है। ये ऑप्शन कौन से में लिखा हुआ, थर्ड वाले में। बहुत ही सस्ता सवाल था, तुरंत आप टिक करके आगे बढ़ सकते थे। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 की तरफ। कौन से सवाल की तरफ, 15 वाले सवाल की। ए व्हील विद 20 मेटालिक स्पोक। ओके, एक व्हील है, उसमें कितने स्पोक लगे हुए हैं, 20 मेटालिक स्पोक लगे हुए हैं और हर एक की लंबाई कितनी है, 1 मीटर। लॉन्ग इज रोटेट विद ए, अच्छा इसको घुमा कैसे रहे हैं, ओमेगा दिया हुआ आपको 20 आरपीएम, यानी 20 रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन में कितना घूमता है, 2 पाई, और कितना टाइम लग रहा है, 60 सेकेंड। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये इससे कट गया है और ये आपका 3 हो गया है। तो ओमेगा आपको दिया गया है 2 पाई बाई 3 रेडियन पर सेकेंड, आपको ओमेगा दिया हुआ है। अब आपको निकालना क्या है, अगर आप ध्यान से देखें, है ना, 20 मेटालिक स्पोक है और हर एक की लंबाई क्या है, 20 मेटालिक स्पोक है और हर एक की लंबाई 1 मीटर है। बहुत बढ़िया भाई साहब। अच्छा, इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं अंदर की तरफ है और वो बी की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 0.4 दी गई है। बी की वैल्यू क्या है, 0.4 है। इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन द एक्सल एंड रिम ऑफ द व्हील विल बी। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको यहां और इस वाले के बीच में इंड्यूस ईएमएफ निकालना है, इसमें और इसमें कितना होगा आपको घुमाने, इस वाले पॉइंट के अबाउट ये घूम रहा है। तो इंड्यूस ईएमएफ आपके लिए हो जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, और एल क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है। बी ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है। अब आपको वैल्यू रखनी है, मतलब बी आपको सवाल में दिया हुआ है, आर आपको डायमीटर इसका से मिल जाएगा, ओमेगा हमने निकाल दिया है, बटा 2 कर दीजिए। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये वाली वैल्यू आ रही है 2.512 इंटू 10 की पावर -4 वोल्ट। वोल्ट में कितनी आ रही है, 2.512 इंटू 10 की पावर -4 वोल्ट है, जो कि आपको ऑप्शन 1 में दिखाई देगी। तो ये एक सस्ता सवाल था, घुमाने वाले सवाल था, उससे कि आप जानते हैं कि हिंज पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आता है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। एल वो वाली दूरी होगी, यहाँ पे वो वाली दूरी कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी। बाकी इससे फर्क थोड़ी पड़ेगा कि 20 है कि 21 है, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था। ठीक है ना। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार। हो। अब अगर आप ध्यान से देखें, नेक्स्ट वाला सवाल क्या है आपका, नेक्स्ट वाला सवाल है आपका सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 क्या बोल रहा है, सवाल नंबर 16, the critical angle for total TIR from a medium to vacuum is 45, then velocity of light in that medium। अबे देखो 45 है, इसका मतलब क्या है, sin 45 is equal to mu error 1 upon mu of that medium, और इसकी वैल्यू तो आपको 1/√2 पता है। तो इसका मतलब म्यू उस वाले का कितना हुआ, √2 हुआ। अब आप जानते हैं कि वेलोसिटी होती है c/μ, c की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई √2, इतना आ जाएगा भाई साहब। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो 3/√2 इंटू 10 की पावर 8 आपको ऑप्शन 2 में दिखाई देगा, यानी 16 वाले का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। एक सस्ता सवाल था। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 17 की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। हाफ लाइफ आपको दी हुई है। ओके, एकदम सस्ता सवाल है। आपको हाफ लाइफ दी, आप जानते हैं कि वो होती है 693 ln2 बाई लेमडा, दैट इज इक्वल टू 1.4 इंटू 10 की पावर 17 है। तो यहाँ से लेमडा आ जाएगा, और एक्टिविटी होती है लेमडा इंटू एन है। तो लेमडा की वैल्यू हो गई आपके लिए 0.693 अपॉन 1.4 इंटू 10 की पावर 17, और एन आपको सवाल में दिया हुआ है
कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट है सैंपल में, 2 इंटू 10 की पावर 21 है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको आ रही है अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 4। अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आ रही है आपके लिए 10 की पावर 4 के बराबर है ना। 0.693 1.4 इंटू 10 की पावर 17 डिवाइड इंटू 2 इंटू 10 की पावर 21 जो कि आ रही है 10 की पावर 4 फैक्टोरियल। तो ये आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई देगा। इसको टिक करके आप आगे बढ़ सकते थे। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 पे। सवाल नंबर 18 ऐसा है कि भैया एक कॉनकेव मिरर क्या है, एक कॉनकेव मिरर है। ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ 1.5f पे, तो ये 2f हो गया है, यहाँ पे कहीं रखा हुआ है। तो u की वैल्यू आपको दी हुई है -1.5f और f की वैल्यू तो -f होगी यहाँ पे है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपसे क्या पूछा गया है, इमेज विल बी एट है, मतलब आपको पूछा है कि भैया इमेज कहाँ होगी। तो आप जानते हैं ना कि 1/v + 1/u = 1/f होता है। तो 1/u इधर ले आइए, आपके लिए क्या हो जाएगा u - f/uf है। v आपको चाहिए तो क्या हो जाएगा uf/u - f है। u की वैल्यू क्या है आपके लिए -1.5f है इंटू f आपके लिए क्या है -f है, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा -1.5 है, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का f है। तो ये वैल्यू आपके लिए आ रही होगी 1.5 इंटू एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई -0.5 f है। एक f से एक f उड़ गया है और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी -3f आ जाएगी, -3f, जो कि आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई देगा, ऑप्शन 1 में दिखाई देगा। आप इसको टिक करके आगे बढ़ सकते थे। ये था आपका सवाल नंबर 18। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 19 में। A point mass m is moved in a vertical circle of radius r with the help of a string. Velocity of mass is √7 gr at the lowest point. The tension in the string. Okay, ऐसा सवाल है। क्या है, एक धागा है, उससे क्या लगा रखा है, एक मास m लगा रखा है और रेडियस कितना है r है। ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है और वेलोसिटी ऑफ मास कितनी दी हुई है √7 gr दी हुई। कौन से पॉइंट पे, लोअर मोस्ट पॉइंट पे। और आपसे टेंशन पूछा गया है, ऊपर क्या लग रहा होगा, टेंशन लग रहा होगा। नीचे मैंने कहा अगर आप यहाँ पे बैठ के देखिएगा तो नीचे mv²/r लग रहा होगा। टेंशन की वैल्यू क्या होगी, मैंने कहा होगी mg + mv²/r। v² मतलब, अच्छा ये वैल्यू आपको दी हुई है √7 है ना, तो v² करिएगा तो 7gr आ जाएगा, बट्टा r करेंगे तो ये r से r कट जाएगा। 7mg + mg = 8mg। तो टेंशन आपके लिए क्या हो जाएगा 8mg हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा होगा। आप इसको टिक करके आगे बढ़ सकते थे। 20 के बाद आगे बढ़ते हैं सवाल 19 के बाद आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 20 पे। ए लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड सरफेस इफ एंगल ऑफ कांटेक्ट इज लेस देन 90। भैया नॉन, मतलब अगर आप ध्यान, सॉरी ऐसा हो, कैसा हो, ऐसा हो, ग्रेटर देन 90 होना चाहिए है ना। इस तरह का लिक्विड होता है वो नॉन वेटिंग कंडीशन वाला होता है। इक्वल टू 45, पहला ऑप्शन गलत हो गया है। इसमें आप देखेंगे थर्ड में लिखा होगा ग्रेटर देन 90। ये बहुत ही सस्ता सवाल है, ऑप्शन 3 टिक करके आप आगे बढ़ सकते थे। आइए देखते हैं सवाल नंबर 21 क्या है। 21 में अगर आप ध्यान से देखिएगा 3 स्टार है ABC। सरफेस टेम्परेचर आपको दिया हुआ है TA, TB एंड TC और स्टार A अपीयर कैसा कर रहा है, ब्लू अपीयर कर रहा है। स्टार B कैसा अपीयर कर रहा है, स्टार B रेड अपीयर कर रहा है और स्टार C जो है वो आपको येलो अपीयर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपसे पूछा है कि भैया टेम्परेचर का मतलब ये क्या हो, कौन सा वाला ज्यादा टेम्परेचर। तो अगर आप ध्यान से देखिए कलर वाइज, तो विबग्योर में इधर की तरफ आप जाइएगा तो क्या होगा आपके लिए, लेमडा बढ़ जाएगा। लेमडा बढ़ जाएगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, क्योंकि लेमडा इंटू टी इज इक्वल टू क्या आना है आपको, कांस्टेंट है। लेमडा ज्यादा तो आपके लिए टी क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। तो यहाँ पे लेमडा सबसे अच्छा, लेमडा सबसे ज्यादा किसका है, रेड वाले का है। तो टेम्परेचर सबसे कम किसका होगा, बी वाले का है कि नहीं यार। तो बी का सबसे कम हो जाएगा। ए वाला कौन है, ब्लू है। ए वाला कौन है, ब्लू है। इंडिगो और वायलेट है नहीं, जिसका लेमडा सबसे कम है तो टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। तो टीए सबसे ज्यादा, टी
टी बी सबसे कम, तो ऑर्डर आ जाएगा आपका टी ए सबसे ज्यादा, फिर देन टी सी, देन आपके पास टी बी आ जाएगा। लैम्डा मैक्स इनटू टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये आप जानते हैं। चलिए भाई साहब आइए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 22 की तरफ। देखिए क्या है सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 क्या है? सवाल नंबर 22 जरा ध्यान से देखिए। फॉर द सर्किट गिवन बिलो द किरचॉफ लूप रूल फॉर द लूप बी सी डी ई इज गिवन बाय द इक्वेशन। ये वो पहले फोटो बना लेते हैं भैया। आपको इस तरह का दिया हुआ है, यहाँ पे टिक 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 टिक, और यहाँ पे आपके पास एक बैटरी लगी हुई है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक और बैटरी है, ये वाला E2 है, और ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट B है, ये वाला पॉइंट C है, और इसमें करंट I1 जा रहा है, इसमें ये वाला पॉइंट F है, ये वाला E है, और ये वाला D है, ये आपका E3 है, और ये आपका E1। I1 गया इधर से, और इसमें जा रहा है I2, और इसमें जा रहा है आपके लिए I3। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई। अब आपको क्या लगाना है? किरचॉफ लूप लॉ लगाना है। कौन से वाले में? बी सी डी ई बी, इसमें लगाना है। तो बहुत बढ़िया भाई साहब, ऐसे चलते हैं भाई साहब। तो ये आपका प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस, ये माइनस प्लस, और ये वाला माइनस, ये वाला प्लस। तो यहाँ से चले मेरी मुलाकात क्या होगी? मान लो यहाँ से चलते हैं, यहाँ से मेरी मुलाकात माइनस से हो गई, तो मैं क्या लिखूंगा? प्लस। क्या लिखूंगा भाई साहब? इसका रेजिस्टेंस आपको क्या दिया हुआ है? इसका रेजिस्टेंस आपको R1 दिया गया है ना? तो माइनस हुई तो मैं प्लस लिख दूंगा, यानी कि I3R1। यहाँ गया तो मेरी मुलाकात प्लस से हुई, तो मैंने क्या लिख दिया? माइनस। इसका रेजिस्टेंस R2 दिया हुआ है, तो I2R2, यहाँ प्लस आ गया तो मैं लिखूंगा माइनस ऑफ E2, और यहाँ माइनस आ गया तो प्लस का E3, दैट इज इक्वल टू 0। तो अब आप ध्यान से देख लीजिए कि ये कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। I2R2, और अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आप पाइएगा I2R2 प्लस का E2, और इन दोनों को माइनस बोल दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई करके, तो ये आपको ऑप्शन 2 में दिखाई देगा। ये आपको ऑप्शन 2 में दिखाई देगा, तो आप बड़ी आसानी से करके आगे बढ़ सकते हैं। एकदम सस्ता सवाल था। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 23 पे। टू सॉलिड कंडक्टर आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, हैव सेम लेंथ, सेम रेजिस्टेंस। दो सॉलिड कंडक्टर हैं, सेम मटेरियल के हैं, सेम लेंथ, मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है, सेम रेजिस्टेंस है। वन ऑफ देम हैव सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया A1, और दूसरे वाले का एरिया जो है वो स्क्वायर है A2। ठीक है भाई साहब, तो आपसे क्या पूछा है? तो रेशियो क्या होगा A1 और A2 का? मैंने कहा R आपका क्या है? रो L बाई A, रो L बाई A है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको R1 इज इक्वल टू R2 दिया, सेम मटेरियल का है तो वो सेम हो जाएगा, है ना? लेंथ भी सेम है, तो A1 और A2 तो 1 होना चाहिए। अरे भाई R इज इक्वल टू रो L बाई A, रो सेम, L सेम, R सेम, फिर तो A सेम होना चाहिए। A1 बाई A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। A1 बाई A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो ऑप्शन 2 में दिखाई देगा। एकदम सस्ता सवाल है, मतलब सारा पेपर ही सस्ता है यार, बहुत ही, है ना? 23। आइए आगे बढ़ते हैं 24 पे। वेव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वर एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाई 24। सवाल नंबर 24 एक्सपेरिमेंटली भैया, मतलब डेविएशन एंड जर्मर का एक्सपेरिमेंट था। अगर एनसीईआरटी आप पढ़िएगा तो आप पाइएगा कि वेव नेचर को डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट से साबित किया गया था, इलेक्ट्रॉन का प्रूव किया जा सकता है, जो आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, बहुत ही सस्ता सा है। ऑप्शन नंबर 4 में आपको डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 25 पे। क्या है सवाल नंबर? एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू mutual attraction between the electron and proton when they are 1.6 angstrom apart है। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे प्रोटॉन है, और बीच का फासला आपको क्या दिया हुआ है? 1.6 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है ना? तो आपसे पूछा है
कि भैया एक्सेलरेशन क्या होगी, तो हम पहले निकाल देंगे, फोर्स निकाल देंगे। फोर्स होगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और इसको बटा m कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, ये आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। K आपको पता है, कहा इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, कहा प्रोटॉन का चार्ज पता है, उनका पता, बीच की दूरी दी हुई, ने कहा हाँ। तो आपसे हाँ मतलब किसका एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप डिवाइड कर दीजिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप डिवाइड कर दीजिएगा, है ना। तो ये आपका K हो गया, चार्ज तो E है K E स्क्वायर बटा R स्क्वायर आ जाएगा, और उसको आप क्या कर दीजिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दीजिए, सारी वैल्यू डालिए, तो ये वैल्यू आपको 10 की पावर 22 मीटर पर सेकेंड आ रही है ना। ये E है, ये E है, तो ये E स्क्वायर हो जाएगा, R स्क्वायर बटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दीजिए, और ये आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई देगा। आप इसको टिक करके आगे बढ़ सकते थे। आइए देखते हैं सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26 क्या है, सवाल नंबर 26 जरा ध्यान से देखिए। सवाल नंबर 26 देखिए क्या है, सवाल नंबर 26 है। सवाल नंबर 26 आपको बोल रहा है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज 90 सेंटीमीटर हैज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इतना है। एल आपको दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर है, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपको बोल रहा है कि 120 हर्ट्ज। क्या है, 120 हर्ट्ज है। वेयर शुड इट बी प्रेस्ड टू प्रोड्यूस द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 180 हर्ट्ज। अच्छा, तो कहां से प्रेस करेंगे, एल आ जाएगी, नई फ्रीक्वेंसी आपके लिए क्या हो जाए, ये आपकी 128 हर्ट्ज हो जाए। अगर आपको याद हो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दोनों एंड पे बंद हो, तो 1/2L अंडर रूट ऑफ T बाई म्यू L कर दीजिए, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो T कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट है, मतलब F इंटू L क्या आ जाएगा, कांस्टेंट है। तो F1 L1 इज इक्वल टू F2 L2 लगा दीजिए। पहले आपकी लेंथ थी 90 सेंटीमीटर, और ये था मतलब लेंथ 90 सेंटीमीटर, फ्रीक्वेंसी 120 थी। अब नया लेंथ L डैश आ गया है, फ्रीक्वेंसी 120 है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये आपका 3 आ गया है, ये आपका 2 आ गया है, ये आपका 30 आ गया है। तो L डैश की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई है, 60 सेंटीमीटर आ गई है। L डैश की वैल्यू क्या आ गई है आपके लिए, 60 सेंटीमीटर आ गई है। तो आपसे पूछा गया है कि वेयर शुड बी इट बी प्रेस्ड टू प्रोड्यूस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 180 हर्ट्ज है, तो आपका आंसर होगा 2 यानी कि 60 सेंटीमीटर पे। तो ये था आपका 26। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 27 पे। कौन से वाले सवाल पे, 27 पे। द मैग्नेटिक फील्ड इन द प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस है। आपको क्या निकालना, वेवलेंथ निकालना, एकदम लल्लू सवाल भैया। अगर आप ध्यान से देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है 2 इंटू 10 की पावर -7 साइन पाई इंटू 10 की पावर 3 x प्लस 3 पाई इंटू 10 की पावर 11 t। कैलकुलेट वेवलेंथ। अरे भैया k दिया हुआ है ना, k की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाई लेमडा होती है। ये वैल्यू आपको दी गई है पाई इंटू 10 की पावर 3, पाई से पाई कट गया, लेमडा की वैल्यू क्या आ गई है, 2/10 की पावर 3 मीटर में आ गई, इंटू 100 कर दीजिए, सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमको तो लगता है 0.2 सेंटीमीटर आ जाएगा, 0.2 सेंटीमीटर है। आपको क्या बताना है कि इसको मीटर में बताना है। तो भैया ऐसा है कि मीटर में करना है तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 इंटू 10 की पावर -3 आ जाएगा, फिर मतलब मीटर में 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर आपको ऑप्शन 2 में दिखाई देगा। आप टिक करके आगे बढ़ सकते थे। ये था सवाल नंबर 27 है। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 28। क्या बोल रहा है सवाल नंबर 28। अ पर्सन सिटिंग इन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग नोटिस थ्रू द विंडो ऑफ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। Okay, a ball dropped from the roof of the building crosses the window in 0.1 second. What is the velocity of ball when it is at the topmost point of the window? ओके, अब आप ध्यान से देखिएगा। देखिए जरा सवाल नंबर क्या है, 28। सवाल नंबर 28 क्या है, अ पर्सन सिटिंग ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ बिल्डिंग नोटिस थ्रू द, एक विंडो है यहाँ पे, विंडो की हाइट की कितनी है, 1.5 मीटर है। बॉल कहीं यहाँ से रिलीज की होगी, वो यहाँ आई होगी, है ना। और यहाँ आते आते मान लो कि इसकी रफ्तार u हो गई होगी
इसको यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा होगा, ये आपको डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा इतना, और टाइम कितना लगा होगा आपके लिए, टाइम आपके लिए लगा है 0.5 सेकेंड, है कि नहीं यार। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगर आप ध्यान से देखें, तो यहाँ इसकी स्पीड कितनी होगी, मैंने कहा यू मान लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 1.5, टाइम कितना लगा 0.5, एक्सेलरेशन क्या थी, मैंने कहा 0, तो 1.5 s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, t लगा 0.5, हाफ g की वैल्यू 10 लेनी है कि 9.8 लेनी है, 10 लेनी है, हाफ ए टी स्क्वायर, टाइम कितना लगा है 0.1 इंटू 0.1 है। इस पूरे खेला में अननोन कौन हुआ, u हुआ। जब आप सॉल्व करिएगा तो u की वैल्यू क्या पा रहे हैं 14.5 मीटर पर सेकंड पा रहे हैं। एकदम बहुत सस्ता सवाल है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे मैंने रफ्तार को u मान लिया, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड g है, डिस्टेंस की कितना कवर कर रहा है 1.5 मीटर का कर रहा है, तो बड़ी आसानी से आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है 14.5 यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 29 पे। क्या है सवाल नंबर 29, जरा ध्यान से देखिए। हाँ, 29 में आपको बोल रहा है भाई साहब एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। क्या है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अच्छा, फोटो देख लेते हैं यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपको यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, ये 800 ओम है, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ट्रांजिस्टर ऐसे दिया हुआ है, टक टक टक, ये आईसी, दिस इज आईबी, और ये ऐसे जाके ये आपका कनेक्टेड है 8 वोल्ट की बैटरी से। कितने वोल्ट की बैटरी से, 8 वोल्ट की बैटरी से, और ये आपको आर दिया हुआ है किसका, बेस का। बहुत शानदार। अब आपको बोला एनपीएन ट्रांजिस्टर है कनेक्टेड इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, इनका ठीक है भैया, है ना, बहुत शानदार। अब आप ध्यान से देखिएगा तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.8 वोल्ट आपको सवाल में दिया गया है। पूछा क्या है, कलेक्टर करंट आपसे पूछा गया है। तो आप जानते हैं भैया कि आई कलेक्टर क्या होगा आपके लिए, VC बाई RC हो जाएगा, और VC हमको लगता है कि आपको 0.8 दिया हुआ है, और RC सवाल में दिया है क्या, ये IC हो गया है, तो ये आपका 800 दिया तो हुआ है, ये 800 दिया हुआ है, तो डिवाइड कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही IC आ जाएगा। हमको लगता है ये 10 की पावर -3 आ रहा है, तो 1 मिली एम्पियर इसको लिख देंगे। अरे भैया ठीक है ना। इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप आपको दे दिया है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो करंट नहीं निकाल पाइएगा। एकदम सस्ता सवाल है, बहुत शानदार। आइए देखते हैं सवाल नंबर 30 हद ही सस्ता है, बहुत ही आसान है। द मीन फ्री पाथ लेंथ फॉर लेमडा, फॉर मतलब मीन फ्री पाथ लेंथ मॉलिक्यूलर डिपेंड अपॉन डायमीटर डी ऑफ मॉलिक्यूल। अगर आपको याद हो कहां पे, केटीजी में आपने पढ़ा होगा कि मीन फ्री पाथ आपके पास तो लेमडा है वो 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन, या फिर सिग्मा वहां पे डायमीटर हो जाता है तो पाई डी स्क्वायर एन, डी यहाँ पे डायमीटर हो गया है। तो बस ये पूछा है कि भैया ये कैसे वेरी कर रहा है, तो लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर, लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर, मतलब ये मीन फ्री पाथ की बात कर रहा हूँ, लेमडा है ना। तो यहाँ पे L लिखा है तो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर। देख लीजिए ऑप्शन 1 में आपको दिखाई देगा। एकदम सस्ता सवाल है, जस्ट ये फॉर्मूला है, आपने कहाँ पढ़ा होगा, केटीजी में पढ़ा होगा भाई साहब, केटीजी में पढ़ा होगा, तो टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 30 के बाद में सवाल नंबर 31 की तरफ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 31। देखिए क्या है सवाल नंबर 31। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी 144, अच्छा 144 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी कि इसको एक्सेलरेट किया गया होगा 144 वोल्ट से। लैम्डा अपन जानते हैं 12.27/√v आता है, तो भैया इतना एंगस्ट्रॉन आपको आ जाएगा। देख लीजिए, इसको कैलकुलेट कर दीजिए, फॉर्मूला आपको याद होगा, ये 12.27 डिवाइडेड बाई √v, जितने से इसको एक्सेलरेट किया गया होगा। तो जब आप इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ रही, इतना एंगस्ट्रॉन है तो एंगस्ट्रॉन इंटू 10 की पावर -10 कर दीजिए, है ना। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ रही है 1.02 इंटू 10 की पावर -10 मीटर है, और इसको 1.02 इंटू 10 की पावर -3 नैनोमीटर भी लिखा जा सकता है। 102 इंटू 10 की पावर, इसको 102 इंटू 10 की पावर 1, मतलब जो है आपको ये इतना 10 की पावर -10 हो गया ना,
तो मल्टीप्लाई मतलब जो है इसमें आपको पूछा गया है ऑप्शंस देख लीजिए। अच्छा 102 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -9 लिख दीजिए, है ना। तो ये मतलब क्या हो जाएगा, ये 10 मतलब 2 और मल्टीप्लाई कीजिए तो 11 हो गया ना, 2 12 हो गया तो ये 12 हो गया, तो ये इंटू नैनोमीटर 102 इंटू 10 की पावर -3 नैनोमीटर हो जाएगा। ये आपको दिया हुआ ना आंसर, स्टाइल मारा हुआ है, मतलब आंसर आपका 1 हो जाएगा। आइए देखते हैं सवाल नंबर 32, बहुत ही सस्ता सवाल था। 32 सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 32 क्या है, आइडेंटिफाई द फंक्शन विच रिप्रेजेंट पीरियोडिक मोशन। अगर आप ऑप्शन 3 देखेंगे ना इसमें, तो आपको एक HSM प्लस HSM आता हुआ दिखाई देगा। आप जानते हैं कि 2 HSM को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एक नया HSM प्राप्त होता है और वो पीरियोडिक होता है। बहुत ही सस्ता सवाल था, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाता। 32 के बाद में अगर आप देखेंगे 33 द एनर्जी ऑफ nth हाइड्रोजन एटम, मतलब R2 En होता है आपका -13.6 Z/n², है ना। Z की वैल्यू 1 हो जाएगी, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई देगा, -13.6 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, मतलब है ना। Z की वैल्यू 1 होगी डिवाइडेड बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपको ऑप्शन 2 में दिखाई देगा, जस्ट फॉर्मूला है। बहुत ही सस्ता सवाल। 34 की तरफ चलते हैं। 34 आपको इतना सस्ता सवाल है कि यहाँ पे सोर्स 1 है, यहाँ पे सोर्स 2 है और आपको यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा लाना है। तो भैया फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका डेल्टा x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पार्ट डिफरेंस 0 होगा तो 2π/λ इनटू डेल्टा x, फेज डिफरेंस भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपसे पूछा है कि फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, है ना, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए। तो यहाँ पे डेल्टा फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई देगा। 34 बहुत ही सस्ता सवाल। आइए देखते हैं सवाल नंबर 35 है। क्या है सवाल नंबर 35, यहाँ पे एक बैटरी है, कितने वोल्ट की बैटरी है, 2 वोल्ट की, और इसको किससे कनेक्ट किया गया है, 1 ओम के रेजिस्टर से। और यहाँ पे एक बैटरी है 4 वोल्ट की और इसको कनेक्ट किया गया है 1 ओम के रेजिस्टर से। और यहाँ पे करंट पास हो रहा है 4 ओम के रेजिस्टर से। कहां से, 4 ओम के रेजिस्टर से करंट I पास हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस I की वैल्यू क्या होगी हमारे लिए, I की वैल्यू होगी क्या, अच्छा I पूछा है, ओहो 2 and 4 6 हो गया है, दोनों बैटरी सपोर्ट कर रही है और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 6 हो गया है। आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1 एम्पियर आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन 2 में दिखाई देगा। तो 35 का आंसर आपके लिए हो गया है 2। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 36 देखेंगे, इतना लल्लू सवाल है 36। आपसे पूछ रहा विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज फॉरवर्ड बायस। अरे भैया P को अगर पीएन जंक्शन डायोड है और ये आपका P हो गया, ये आपको N हो गया, तो ये प्लस पे होना चाहिए, ये हाई पोटेंशियल पे और ये वाला लो पोटेंशियल पे। तो अगर आप ऑप्शन 4 देखिएगा तो यहाँ 0 वोल्ट है और यहाँ पे -3 से 0 बड़ा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको मतलब फोर्थ वाला जो है वहां पे P का पोटेंशियल जाता है N से, तो ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 36 का 4 हो जाएगा। 37 देखिए, अब आप 37 देखिएगा, सस्ता सवाल है बहुत ही। द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन डिपेंड्स अपॉन, अगर आपने कैलकुलेट किया होगा तो ये आ रहा होगा 1 - T2/T1 × 100। T2 यहाँ पे क्या है, सिंक का टेम्परेचर, T1 सोर्स का टेम्परेचर, द टेम्परेचर ऑफ सिंक ओनली, द टेम्परेचर ऑफ सोर्स ओनली, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, द टेम्परेचर ऑफ सोर्स ओनली, द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक बोथ। आपका ऑप्शन नंबर 2 देखिए, T1 एंड T2 दोनों पे डिपेंड कर रहा है ना। तो बहुत ही सस्ता सवाल था। तो इस तरह से अगर आप ध्यान से देखें तो ये 37 तक हो गए सवाल हमारे। आइए आगे बढ़ते हैं 38 वाले सवाल पे। कौन से सवाल पे, 38 वाले सवाल पे। सवाल नंबर 38 क्या है, सवाल नंबर 38, सवाल नंबर 38 है, ए लाइट बल्ब एंड इंडक्टर कोयल आर कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स थ्रू ए की। यहाँ पे एक ये है भाई साहब और एक बल्ब है यहाँ पे, इसको एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया गया है। ओके ठीक है, आपसे क्या पूछा, ए लाइट बल्ब एंड इंडक्टर कोइल्स आर कनेक्टेड। लाइट बल्ब होगा, इसमें रेजिस्टेंस होगा, इसमें इंडक्टेंस होगा। As shown in the figure, the key is closed and after some time the iron rod is inserted into the interior of the inductor, the glow of the light bulb। अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो क्या हो रहा है कि पहले तो मतलब जो है, अगर आप ध्यान से देखें तो होगा क्या, पहले इसमें करंट कुछ जा रहा होगा, है ना। और आपके लिए जेड क्या होगा, मैंने कहा जेड होगा, अगर आपको याद हो तो एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी ओमेगा इंटू एल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। और जेड अगर ई आर एम एस को अगर आप जेड से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल रहा होगा, आई आर एम एस मिल रहा होगा। तो आपको ये कमेंट करना है कि भैया आयरन रॉड डाल देंगे तो उसके बाद में क्या होगा, मतलब करंट पे क्या होगा। तो देखिए जरा ध्यान से, जो एक्सएल है, अगर आप आयरन रॉड डाल देंगे तो एक्सएल बढ़ेगा कि घटेगा, भाई एल बढ़ जाएगा ना, है कि नहीं यार। इंडक्टेंस बढ़ जाता है, इंडक्टेंस का अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो बीच के मीडियम पे डिपेंड करता है, तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर का फैक्टर आ जाएगा, तो एल बढ़ जाएगा, तो एक्सएल बढ़ जाएगा, एक्सएल बढ़ जाएगा तो ये तो आर तो एज इट इज, मतलब ये क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो आपका जेड बढ़ जाएगा, जेड बढ़ जाएगा तो भैया नीचे वाला बढ़ जाएगा, तो करंट डिक्रीज हो जाएगा। और डिक्रीज हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 में दिखाई देगा, आप इसको टिक करके आगे बढ़ सकते थे। 38 के बाद आगे बढ़ सकते हैं 39 वाले सवाल पे। द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अननोन मटेरियल, अननोन फोकल लेंथ इज गिवन है। अननोन मटेरियल है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, कैसा है लाला, ऐसा है, प्लेनो कॉन्वेक्स, अननोन फोकल लेंथ है। विद द हेल्प ऑफ स्पेरोमीटर वी कैन मेजर दी, स्पेरोमीटर जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करने में काम आता है, ये आपने एक्सपेरिमेंट्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, एरर्स एंड एक्सपेरिमेंटल। तो आप क्या पता कर सकते हैं भाई साहब, रेडियस ऑफ कर्वेचर पता कर सकते हैं। तो देख लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको ऑप्शन 2 में दिखाई देगा, टिक करके आगे बढ़ जाइए, है ना, कि उससे क्या, स्पेरोमीटर से क्या मेजर कर सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि ऑप्शन 2 में है। 40 पे चलिए भाई साहब, क्या बोल रहा है 40 वाला सवाल, पूरा पेपर बहुत ही सस्ता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट p। ओके, कहां बताना है, इक्वेटोरियल प्लेन पे बताना है। आप जानते हैं ना, ये डाइपोल हो गया है, ये आपका डाइपोल है, यहां से r दूरी पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता है ना। तो माइनस ऑफ kp बाई आर क्यूब, माइनस ऑफ kp बाई आर क्यूब, और k को आप क्या लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट t वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ये आपको ऑप्शन 4 में दिखाई देगा। आप इसको टिक करके आगे बढ़ सकते थे, एकदम सस्ता सवाल था। आइए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 41, सवाल नंबर 41, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज गिवन बाय, फाई की वैल्यू आपको दी गई है, फाई की वैल्यू दी हुई है आपको 5t² प्लस 3t प्लस 16, ये आपको फाई की वैल्यू दी गई है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल एट द 4th सेकंड है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, तो यहां से माइनस आ जाएगा, 10t प्लस 3 आ गया है। और आपको कब निकालना है, 4th सेकंड पे निकालना है, t को 4 डाल दीजिएगा, तो यह आपका 40 हो गया प्लस 3, यानी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो आंसर होगा आपका 43, जो कि आपको ऑप्शन 2 में दिखाई दे रहा है। इसको टिक करके आप आगे बढ़ सकते थे। एंगल ऑफ 1 मिनट इन रेडियन इज इक्वल टू, मतलब जो है वो 1 मिनट जो है वो कितने के बराबर, 1 मिनट इसको उड़ा देते हैं। सवाल नंबर 41 हो गया है, बस लास्ट के 4 सवाल हमारे बाकी है। बहुत ही सस्ता सवाल है ये, बहुत ही सस्ता। 1 मिनट दिया हुआ, पहले आप उसको किस में कन्वर्ट करिएगा, डिग्री में कन्वर्ट कीजिएगा। कौन सा सवाल था भैया, सवाल नंबर है आपका 42, है ना। तो आप जानते हैं कि 1 जो मिनट है इसको मैं 1/60 डिग्री लिख सकता हूं, है कि नहीं है ना। और 1 डिग्री किसके बराबर होता है भाई, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई होता है। 1 डिग्री आपका हो जाएगा पाई अपॉन 180 इंटू आप 1/60 कर दीजिए, इतने रेडियन में आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ रही है आपकी 2.91 इंटू 10 की पावर -4 रेडियन आ रहा है। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में ये आ रहा है, ये आपको ऑप्शन 1 में दिखाई देगा, आंसर इसका 1 हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 43 वाले सस्ते सवाल थे, बहुत ही ज्यादा सस्ते। What happened to the mass number and atomic number of element when गामा रेडिएशन हो रही, भैया गामा मतलब एनर्जी निकल रहा है, तो ना तो मास नंबर चेंज होने वाला है, ना ही आपका जेड चेंज होगा और ना ही ए चेंज होगा, क्योंकि ये सिर्फ फोटोन निकल जा रहा है गामा रेडिएशन। तो हमको तो लगता है कि मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर रिमेन अनचेंज। अगर ई है मतलब बीटा माइनस है, बीटा प्लस है, अल्फा पार्टिकल ये निकलते हैं तो आपका जेड या ए में से कुछ चेंजेस होते हैं, लेकिन सिर्फ फोटोन निकलने से कुछ भी ए और जेड में चेंज होने वाला नहीं है। तो मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर रिमेन अनचेंज, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड लास्ट सवाल यानी कि 44th वाले सवाल पे आप चलिए जरा ध्यान से देखिए।
एंगुलर स्पीड ऑफ व्हील ऑफ द व्हीकल इज इंक्रीज फ्रॉम 360 आरपीएम से उसको कितना कर दिया गया है, वो आपको कर दिया गया है 1200 आरपीएम। और क्या बोला गया है, 14 सेकेंड में ये काम हुआ है। क्या बताना है आपको, एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है। अच्छा भाई साहब, तो अगर आप ध्यान से देखें तो पहले आप ध्यान से देखें तो अल्फा आप जानते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी है। तो अल्फा अगर आपको चाहिए होगा तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई टी कर दीजिए। फाइनल ओमेगा आपके पास के कितना आ रहा है, 1200 आरपीएम यानी 2 पाई डिवाइडेड बाई आरपीएम यानी 60 माइनस ऑफ 360 into 2 pi divided by 60 and this whole is divided by 14 सेकेंड है ना। इसको 14 से यहाँ डिवाइड कर दीजिए, यहाँ 14 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। टी की वैल्यू 14 सेकेंड दी हुई है, इसको कैलकुलेट आप कर दीजिएगा। बहुत ही सस्ता सवाल है, जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये वैल्यू बहुत सारा कार्यक्रम कटने पिटने के बाद क्या आ रहा है, ये आपके लिए ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई टी की वैल्यू ये आ रही है 2 पाई के बराबर की। किसके बराबर, 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन 1 में। देखिए जरा ध्यान से, ऑप्शन 1 क्या है, ऑप्शन 1 है 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा। बहुत बहुत सस्ता सवाल था, बहुत बहुत सस्ता सवाल था। सवाल नंबर 45 पे आ जाइए, आप ध्यान से देखिए। EM wave with the shortest wavelength among the following, है ना लाला। तो रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। सबसे लास्ट में अपन क्या पाते हैं, गामा रेज, गामा कोस्मिक, उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी आपकी गामा की, है ना। वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो इसमें एक गामा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको ऑप्शन 2 में, ऑप्शन 3 में दिखाई दे रहा है। तो ये वाला हो जाएगा जिसका लेमडा सबसे कम होगा, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। लेमडा सबसे कम होगा, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। ये आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके ये 45 क्वेश्चंस का जो पेपर है नीट 2020 का, वो यहाँ पे खत्म होता है। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वाले पेपर के डिस्कशन में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।